कि कमलाएं अपनी बात रखें। शुक्रिया दोस्तों, अभी पिछले सेशन में बजरंग जी ने मैनिफेस्टो का जिक्र किया और उसी के सहारे उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का भी इशारा किया। उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक बात लिखी हुई है कि कम्युनिस्ट आज के आंदोलन में भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। विद्यार्थी आंदोलन के बारे में सोचते हुए मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है। विद्यार्थी आंदोलन हमेशा आज के आंदोलन में भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के इर्द गिर्द एक और मेटाफर के जरिए ही मैं बात कहूंगा। हावर्ड जिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि रेवोल्यूशंस जो हैं वो मोलहिल की तरह से होती हैं, आपको नजर नहीं आती है ऊपर से, और अचानक ऐसा दिखाई देता है कि कुछ दिनों में माहौल एकदम से बदल गया। तो उस अर्थ में जो वर्तमान है वही भविष्य रहने वाला है, ये सच बात नहीं है। और जो भविष्य है उसकी ताकतें सतह के नीचे हैं और वो कार्यरत हैं। विद्यार्थी आंदोलन इसका एहसास कराता है। मैं इस बात को इस नाते से कह सकता हूं क्योंकि फिर से एक टेक्स्ट की ही बात कर रहा हूं। नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा में, जिन्होंने उनकी आत्मकथा लिखी, तो उन्होंने अपने अनुभव को बताते हुए लिखा है कि मैंने जब जिक्र किया नेल्सन मंडेला से कि किसी देश में 14-15 साल में वोटिंग राइट है, तो नेल्सन मंडेला बड़े उत्साहित हो गए क्योंकि उनको लगा कि 14-15 साल के जो लोग हैं उनमें एएनसी की बड़ी पॉपुलैरिटी है। तो ये जो विद्यार्थी आंदोलन होता है ना, कम से कम निजी अनुभव से इस बात को मैं कह सकता हूं, 14-15 वर्ष की अवस्था में मनुष्य को बुनियादी रूप से बदल देता है। एकदम वह उम्र होती है जब आप सत्ता, सभी तरह की सत्ता, जैसे बटोला साहब ने कहा, सभी तरह की सत्ता, गार्जियंस हैं, तमाम तरह के लोग हैं, आपको सीख देने के लिए हैं, उन सब के विरुद्ध प्रचंड विद्रोह मन में होता है। उन्हीं के अगले संस्कार अध्यापक भी मिल जाते हैं जाने पर छोटी क्लासेज में, उनके भी प्रति विद्रोह मन में रहता है। तो इसीलिए कोई भी विद्यार्थी आंदोलन, जितना भी आप इतिहास देख लीजिए, कभी सत्ता के पक्ष में नहीं रहा है। विद्यार्थी आंदोलन की ये खासियत है कि वो हमेशा सत्ता के विपक्ष में रहा है, और सत्ता के विपक्ष में वह इसलिए रहा है क्योंकि जो उदाहरण मैं दे रहा था कि जब 14-15 वर्ष की अवस्था में हम एक स्वतंत्र निर्णय करने वाले मनुष्य बनने की ओर होते हैं, तो जो हमारे विचार हैं उनको समाज की स्थापित ताकतें स्वीकार नहीं करना चाहती, और हम उन्हें स्वीकार कराने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। पूरी पीढ़ी से मिलकर के एक साथ कोशिश करते हैं। और जिसको बनज्योत्सना कह रही थी ना, एकता, वो एकता यहीं से आती है। पूरी एक जेनरेशन होती है। आप देख लीजिए, तमाम लोगों के मेमोरीज पढ़ करके देख लीजिए, दिखाई पड़ेगा कि एक जगह पर नहीं, छोटे छोटे प्रयास अनेक जगहों पर उस समय एक ही तरह से चल रहे हैं, क्योंकि पूरी एक जेनरेशन होती है जिसको यह विक्षोभ होता है कि हमको मान्यता नहीं दी जा रही है। परिवार में ही लोग कहते हैं अभी बोलने लायक नहीं हुए हो। बुजुर्ग लोग यही कहते हैं इसमें आपके राय की जरूरत नहीं है। इस नाम पर स्त्रियों को बहिष्कृत कर दिया जाता है, दलितों को बहिष्कृत कर दिया जाता है। तमाम बहिष्कृत लोगों के साथ वह नौजवान भी होता है जो विद्यार्थी बन रहा होता है।
और इसलिए वह एक ऐसी उम्र होती है, इसीलिए उस आंदोलन के भीतर भी यह ताकत होती है कि वह समाज के लोकतंत्रीकरण के लिए लड़ता है। इसलिए विद्यार्थी आंदोलन का अगर कोई पे बैक है, जैसा बटोला साहब कह रहे थे, तो वह यही है कि वह समाज में लोकतंत्रीकरण का रास्ता साफ करता है। और इसको बताने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र भी एक ऐसा सवाल है जो केवल कुछ नियमों कानूनों में निहित नहीं है। बहुत पुरानी डिबेट है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र। आप जानते हैं जहां पर छात्र संघ, विद्यार्थी संघ नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही है कि विद्यार्थी अपने बारे में निर्णय लेने की हैसियत में नहीं है। तो एक तरह से ऐसा दृष्टिकोण समाज की ओर से होता है कि आप अपनी तरफ से अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकते हैं। वह जब लड़ता है इस बात के लिए कि नहीं हम अपने बारे में निर्णय ले सकते हैं, तो वो दरअसल लोकतंत्र को प्रैक्टिस करता है। और इसलिए भी विद्यार्थी आंदोलन एक तरह से समूचे समाज में जो कंट्रीब्यूशन करता है वो यही कि एक व्यापक लोकतंत्रीकरण के आंदोलन के साथ वो खड़ा होता है। तो विद्यार्थी आंदोलन की तो हमने हमेशा यही भूमिका देखी है और सत्ता के विरोध में इसीलिए वो खड़ा रहता है, क्योंकि सत्ता आमतौर पर लगाम लगाने की कोशिश करती है। और सत्ता किसकी? पूंजी की सत्ता। तो एक तरह से कह लीजिए कि ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर कब्जा किसका रहेगा? ये जब से डेमोक्रेसी आई तब से ये सवाल है। पूंजी का कहा माना जाएगा या कि लोगों के हितों की, लोगों की आकांक्षाओं का वहां पर प्रतिनिधित्व होगा? ये एक निरंतर चलने वाला सवाल है जब से ये लोकतांत्रिक संस्थाएं आई तभी से। और इस लड़ाई में, इस सवाल में जनता की तरफ से जो दावेदारी होती है, हमेशा उसको सत्ता में बैठे हुए लोग खारिज करना चाहते हैं, अनेक तरह से खारिज करना चाहते हैं। मार्क्स ने कहा ना कि पूंजी क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड पावर है। और उसके खिलाफ लड़ने के लिए क्या है? संख्या, बहुसंख्या। हमारे पास बहुसंख्या है, लेकिन पूंजी हमें एकताबद्ध होने से रोकती है, वह विभाजित करती है। और इसीलिए जैसा बनजोत सिन्हा ने कहा कि इस सत्ता से जो लड़ाई है विद्यार्थी आंदोलन में, उसमें सबसे बड़ी चीज है एकता। तो यह एकता बनती है। विभाजन भी होते हैं, विभाजन होते हैं तभी एकता बनाने की जरूरत पड़ती है। और मैंने एरिक हॉब्सबॉम ने लिखा ही है मजदूर आंदोलन के बारे में इस बात विस्तार से कि जगह जगह से आने वाले मजदूरों में तमाम तरह के विभाजन थे। धार्मिक आधार पर विभाजन थे, लैंगिक विभाजन थे, नस्ल के विभाजन थे, लेकिन लड़ाई के दौरान उनके भीतर एक एकता का विकास हुआ। तो स्वाभाविक तौर पर सत्ता के साथ लड़ते हुए विद्यार्थी आंदोलन विद्यार्थियों को एकताबद्ध करता है और वह केवल और केवल फिर लड़ाई कैंपस तक सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि समूचे समाज के लोकतंत्रीकरण का एक रास्ता वो निकालती है। इसी अर्थ में वह एक व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन का अंग होता है विद्यार्थी आंदोलन। अन्यथा तो आप लोग जानते ही हैं, हर एक कैंपस में सोच यही होती है। जैसे हमारे परिवार में बटोला साहब कह ही रहे थे, जगह जगह पर, सब जगहों पर यही प्रैक्टिस किया जाता है कि साहब फैसला लेने का अधिकार आपको नहीं है, फैसला लेने का अधिकार कुछ खास लोगों को है। इसी के खिलाफ वह जो लड़ाई है वो विद्यार्थी आंदोलन भी लड़ता है और इसलिए वह समाज के व्यापक लोकतंत्रीकरण का जो सवाल है उसके साथ जुड़ा होता है।
सही बात है। अब देखिए, नव उदारवाद के आने के बाद से ये मिथ फैलाया गया कि आज का नौजवान क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैरियरिस्ट रह गया है। भारी मिथ फैलाया गया। और उसी दौर में दोस्तों, सामने तस्वीर लगी है, मेरे साथी थे, चंद्रशेखर ने अपनी जान गंवाई उसी दौर में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सच बात है कि कोशिश की जाती है विद्यार्थी को विभाजित करने की, विद्यार्थी को समाज से जुड़ा हुआ है वह, यह बात उसके दिमाग से निकाल देने की हजारों कोशिश की जाती है। लेकिन जो पेबैक है वो स्वाभाविक रूप से, हम जो कोई भी आइडियलिस्ट लोग हैं, फिलोसॉफिकल अर्थ में आइडियल नहीं, बल्कि जो एक आदर्शवादी समझ के अर्थ में, तो जो कोई भी आइडियलिस्ट है, और आइडियलिज्म आप जानते हैं नौजवानी का एक बहुत प्रमुख लक्षण है। तो अगर आइडियलिज्म है तो वह इसी रूप में है कि हमने समाज का कर्ज खाया है। हम सब समाज के बहुत छोटे प्रिविलेज्ड सेक्शन का पार्ट हैं, और इस नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बाहर के लिए कुछ करें। और ये हमारे हाल के विद्यार्थी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है। एक जमाना था जब लोग कैंपसेज में तमाम तरह की सुविधाओं के लिए लड़ा करते थे, लेकिन पिछले दिनों के विद्यार्थी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता रही है, नताशा ने उस बात को कहा कि यही पूछ रहे थे सिपाही कि तुम लोग वहां क्यों जा रहे थे। यही विशेषता रही कि जिन वंचित समुदायों से विद्यार्थी आए कैंपसेज में, उन्होंने अपने सामाजिक समुदायों के सवालों के लिए लड़ाई लड़ी, और शहरों पर जो ये फाइनेंसर्स कब्जा किए बैठे थे, जो समझ रहे थे कि केवल और केवल कैरियर का डिस्कोर्स नौजवानों को आकर्षित करेगा, उन शहरों की ठंडी सड़कों को इन लोगों ने, इन विद्यार्थियों ने गरमा दिया। ये बहुत बड़ा योगदान है। और जहां तक भविष्य की बात है दोस्तों, सही बात है कि कभी कभी इतिहास के पहिए को मोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह कोशिश ही बताती है कि मामला उलट चुका है। वह कोशिश ही बताती है कि हार दिखाई पड़ रही है। और इसलिए सचमुच समाज का लोकतंत्र, विद्यार्थी आंदोलन जिस रास्ते पर आगे बढ़ा, स्वाधीनता आंदोलन से आप शुरू करिए, आईएसएफ वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो विद्यार्थी आंदोलन के भीतर समाज को बदलने और सत्ता की मुखालफत करने, अंग्रेजी राज के खिलाफ रहा, कांग्रेसी राज के खिलाफ रहा। हमारे अभी फादर इन लॉ की एक डेथ हुई, तो मुझे याद है कि 65 के दौर में वो लोग विद्यार्थी आंदोलन में आए, और तब सत्ता के खिलाफ वो लोग लड़े, इमरजेंसी में लड़े। और इमरजेंसी के बाद जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, और सच में उसको एक अनहर्ड किस्म की स्टोरी है, हमारे उत्तर प्रदेश के इंटर कॉलेजेज में यूनियंस बनी थी, स्टूडेंट यूनियंस बनी थी, और तब हम लोगों को स्टूडेंट मूवमेंट में भाग लेने का अवसर मिला था। तो इसलिए यह जो चला है, तो इसलिए ठीक बात है कि उस पर भी रोक लगाने की कोशिश होती है। और उन्होंने कहा है इस बात को कि रास्ता कभी आसान नहीं रहा, कभी किसी विद्यार्थी आंदोलन के लिए कभी आसान रास्ता नहीं रहा, क्योंकि बहुत घनघोर ताकतें, समाज में कभी प्रतिष्ठा नहीं मिली है। क्या कहते हैं लोग, तुमको पढ़ने के लिए भेजा है, ये सब करने के लिए भेजा था। तो समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिली, फिर भी यही लोग हैं, यही आंदोलन है जिन्होंने भविष्य के समाज को गढ़ा। निजीकरण के बाद स्वाभाविक तौर पर प्रतिक्रियावादी ताकतों ने प्रत्याक्रमण किया है, और इसलिए
वो जिस बात को फिराक ने कहा ना कि राजहट से प्रजाहट कभी टकराई है तो वक्त के दिल के धड़कने की सदा आई है। तो यह भी वैसा ही समय है कि एक तरह से जो राजहट है, जो एक विद्यार्थी समुदाय, अध्यापन, पढ़ना लिखना, लोकतंत्र कहाँ संसद में नहीं रह गया तो इन सब को मटियामेट कर देने की जो कोशिश है, स्वाभाविक तौर पर विद्यार्थी आंदोलन का भी भविष्य इससे लड़ने में ही निहित है। और इसलिए विद्यार्थी आंदोलन के जरिए मुझे तो यही उम्मीद है, क्योंकि हम लोग भी, जैसा मैंने कहा आपसे, क्या 14-15 वर्ष के जो युवा होते हैं तो उनकी शारीरिक ताकत भी बहुत कम होती है, फिर भी हिम्मत रहती है कि बदल देंगे। तो आशा है कि इसी रास्ते पर बढ़ेगा आंदोलन। शुक्रिया। शुक्रिया सर। छात्र आंदोलन और पूरे देश में छात्र आंदोलन की वजह से हुए बदलाव, उसका इतिहास जिससे प्रेरणा लेते हैं हम, और आगे आने वाली लड़ाई के लिए